हेलो फ्रेंड्स, द प्रैक्टिकल पाई में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं विक्टर गोल्फ। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इससे लास्ट चैप्टर में अभी हमने पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री। अब रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का क्या क्या यूजेज है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली किसी माउंटेन की अगर हमें हाइट निकालनी है, किसी डिस्टेंस पे अगर हम किसी माउंटेन से खड़े हैं तो उसकी क्या हाइट होगी, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें 3 टर्मिनोलॉजी के बारे में समझना है कि 3 टर्मिनोलॉजी क्या होती हैं। सबसे पहला होता है लाइन ऑफ साइट, सेकंड होता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थर्ड होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो हमें 3 चीज़ें सबसे पहले पढ़नी है। इस चैप्टर को हम बेसिकली हाइट एंड डिस्टेंस के नाम से भी हाइट्स एंड डिस्टेंस इसके नाम से भी पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, इसमें हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। पहली पढ़ना है लाइन ऑफ साइट। इसको समझते हैं। जैसे कि सपोज मानो आप इस टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो फ़ोन पर। ठीक है, तो आपका जो आँख देख रही है, किसको देख रही हैं? वो फ़ोन को देख रही हैं। लेकिन मान के चलो मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ और मेरी आंखें हॉरिजॉन्टली मेरी आंखें हॉरिज तो अगर मैं स्ट्रेट खड़ा हूँ तो मेरी आंखें सामने में हॉरिजॉन्टली में किसी को देख रही हैं। ठीक है, या मैं किसी और चीज़ को देख रहा हूँ तो मेरी आंखों की जो देखने की मतलब मैं आंखों से देख रहा हूँ तो मैं उस डायरेक्शन में देख रहा हूँ। तो सिंपली क्या है, जैसे अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो और इस वीडियो में आप फ़ोन की तरफ अपनी आंखें करके देख रहे हो, तो जो एक लाइन बन रही है, जिस लाइन से आप फ़ोन को स्क्रीन को देख रहे हो, वही होता है लाइन ऑफ साइट। सपोज मानो कि ये मेरी आंखें हैं और मेरे को कोई ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर रखा है, उसको देखना है, तो आंखें इसको इस डायरेक्शन में देखेंगी। तो ये जो लाइन है इसी को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। कि आंख किसी ऑब्जेक्ट या किसी भी चीज़ को जैसे देख रही है, उस वो एक लाइन जो फॉर्म होगी उसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, एक हमने चीज़ पढ़ ली लाइन ऑफ साइट। हमें इसमें टोटल 3 चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला हो गया लाइन ऑफ साइट, उसके बाद आता है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सिर्फ हमें 3 चीज़ें समझनी है। अगर ये 3 चीज़ें समझ गए और ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अगर तुमने अच्छे से समझ रखा है, तो उसके बाद इस चैप्टर में कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन एंड थर्ड हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलता हूं मैं सपोज ये मानो 2 चीज़ें। अब हमारे पास 3 चीज़ें आ गई। लाइन ऑफ साइट हमने पता कर लिया कि जैसे मेरी ये आंख है, मैं यहाँ पर हूँ और मैं किसी ऑब्जेक्ट को इधर देख रहा हूँ, तो जिस डायरेक्शन में देख रहा हूँ या जो लाइन फॉर्म हो रही है उस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, वही होती है लाइन ऑफ साइट। ठीक है, अब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन से मतलब क्या है कि वो कुछ ना कुछ एंगल है। एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कोई ना कोई एंगल है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि वो एंगल कैसे फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बोलूं मैं किसी चीज को अपनी हाइट से ऊपर देख रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि एक तरह से मैं किसी चीज को एलिवेशन में देख रहा हूं। ठीक है, मैं किसी को अपने से ऊपर देख रहा हूं। तो उस केस में अगर मैं अपने ग्राउंड से या इसको नॉर्मल एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं पैरेलल टू द ग्राउंड, मैं जिस ऑब्जेक्ट को देख रहा हूं, ठीक है, उसके जहां से मैं देख रहा हूं उसको अगर मैं पैरेलल टू द ग्राउंड एक लाइन ड्रॉ करता हूं और वहां से उस लाइन के बीच में और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल फॉर्म होगा उसको मैं एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगा। क्या बोलूंगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बोलूंगा। ठीक है, सेम वे में अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्राउंड से नीचे है, अगर कोई ऑब्जेक्ट जहां पर जो बंदा देख रहा है उसके नीचे है, तो वो उस ऑब्जेक्ट को देखेगा, तो इसको क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट। ठीक है, वो इसकी क्या हो जाएगी? लाइन ऑफ साइट हो जाएगी। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्या मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब हो गया एक तरह से नीचे नीचे। ठीक है, तो कोई बंदा किसी ऑब्जेक्ट को नीचे देखने के लिए वो अपने हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि पैरेलल टू द ग्राउंड है उस लाइन से देखने के लिए क्या एंगल फॉर्म करेगा? उसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है बच्चों, समझ गए यहाँ तक? अब डायग्राम्स के थ्रू समझते हैं। ये एनसीईआरटी के डायग्राम है। ठीक है, एनसीईआरटी में दिए गए हैं। सपोज मानो कि एक बंदा खड़ा है
एक बंदे की हाइट है ए ई, और जो उसकी आँख है वो ए पर है और ए ई पर उसके पैर हैं। तो अगर वो किसी कुतुब मीनार है, मेरे पास ये कुतुब मीनार की बिल्डिंग है, कुतुब मीनार की बिल्डिंग को यहाँ से देख रहा है ए से, ठीक है। वो किस में देख रहा है? लाइन ऑफ साइट में देख रहा है। ये इसकी लाइन ऑफ साइट हो गई, ठीक है, लाइन ऑफ साइट हो गई। इसके ग्राउंड के पैरेलल में, ग्राउंड ये है, ग्राउंड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, इसको बोलते हैं हम थीटा। तो इस केस में क्या है कि कुतुब मीनार है हमारे पास, उसमें कोई बंदा है, उसकी आंख ए है, वो सी पॉइंट पे देख रहा है, उसके टॉप मोस्ट पॉइंट पे, और जो उसका पैरेलल टू हिज आइज जो पॉइंट है वो बी है, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल बन गया ए बी सी। इस ट्राइंगल में ये जो ए सी है वो हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट। जो ये दोनों के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है ए सी और ए बी के बीच का जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, क्योंकि वो ऊपर की तरफ देख रहा है। और ई इसका ग्राउंड पॉइंट हो गया और इस कुतुब मीनार का डी पॉइंट ग्राउंड पॉइंट हो गया। तो अगर हमसे कोई बंदा बोलता है कि क्या हम इस कुतुब मीनार की हाइट निकाल सकते हैं, बोला निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हमें दो चीज़ें पता है तो हम इसकी हाइट निकाल सकते हैं। क्या क्या पता है? अगर मान लो मेरे पास एंगल पता है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल पता है, तो अगर कोई एंगल पता है या फिर हमें ये डिस्टेंस दे रखा है, ये वाला डिस्टेंस अगर हमें पता है और ये एंगल हमें पता है, तो हम इसकी हाइट आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकाल सकते हैं? कि सपोज मानो जो ए ई है, ए ई क्या है? ए ई एक कोई बंदा है, उसकी हाइट पहले से फिक्स होगी कि वो 1 मीटर का है या 1.5 मीटर का है, वो कितने मीटर का है वो हमें पहले से पता होगा कि बंदा कितने मीटर का है, ठीक है। अब सपोज मानो ये एंगल मेरे को 30 डिग्री दे दिया, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो हमारे पास अगर 30 डिग्री दे दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री दे दिया, और हमें ए बी पहले से दे रखा है, ए बी सपोज कुछ भी हमें दे रखा है पहले से, तो ए बी हमें पता है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें टेन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर हमें हाइट चाहिए कुतुब मीनार की, तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर, मतलब बी सी अपॉन ए बी, ठीक है। ए बी हमें पता है पहले से कितना है, और टेन थीटा क्या है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। 30 डिग्री में टेन थीटा, टेन 30 डिग्री हमारे पास वैल्यू पता है हमको, और बी सी हमारे पास हमको पता लगाना है, और ए बी हमें पता है। तो जब हमें ए बी पता है, टेन 30 डिग्री की वैल्यू पता है, तो हम क्या बी सी की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। जब हमने बी सी की वैल्यू निकाल दी, तो कुतुब मीनार की हाइट क्या है टोटल? कुतुब मीनार की हाइट है कुतुब मीनार की हाइट है बी डी। बी डी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस बी डी, ठीक है। बी सी हमने निकाल दिया, अब हमें पता बी डी क्या है? बी डी और ये ए ई दोनों सेम है। अगर हमें किसी लड़के की हाइट पता है कि वो कितनी हाइट का है, तो बी डी भी हमें पता है। तो ऐसे हम किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट की या बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं। अगर हमें सिर्फ उसका एंगल ऑफ एलिवेशन और डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग अगर पता है, तो हम किसी भी बड़े से बड़े हाइट की बिल्डिंग की हाइट को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंगल ऑफ डिप्रेशन। उससे पहले एक और चीज़ समझते हैं। जैसे कि मान लो कि मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऊपर पतंग उड़ रही है, मैं अगर पतंग को देख रहा हूँ, एक लड़की है ये पतंग को देख रही है, तो ये इसका एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया, ठीक है। उस हॉरिजॉन्टल एंगल से उस पतंग को देख रही है, तो ये इसकी हो गई लाइन ऑफ साइट, और इन दोनों के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे हम? एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन हम पहले समझ चुके हैं। जैसे कि कोई एक लड़की है, वो किसी बालकनी में खड़ी है, अपनी घर की बालकनी में खड़ी है, तो उसका एक हॉरिजॉन्टल लेवल हो गया। उस हॉरिजॉन्टल लेवल से उसके रोड पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, अगर वो उसको देख रही है, तो वो उसकी लाइन ऑफ साइट हो गई। और इस हॉरिजॉन्टल लेवल और लाइन ऑफ साइट के बीच में कोई एक एंगल है थीटा, तो वो थीटा है, उसी को बोलते हैं हम एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है दोस्तों। अगर हमें ये पता है कि इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है, वो तो पता होगा क्योंकि हम बिल्डिंग पर रह रहे हैं, तो बिल्डिंग की हाइट हमें पता होगा। अगर हमें ये एंगल पता है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, तो हम इससे डिस्टेंस निकाल सकते हैं ऑब्जेक्ट की, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी फॉर्मूला लगा देंगे हम वापस से। इसमें क्या फॉर्मूला लगा देंगे? टेन थीटा इज इक्वल्स टू इसकी बिल्डिंग की हाइट डिवाइडेड बाय ये हमें जो चाहिए। तो इसके बेसिस पे हमें टेन थीटा पता है और हमें हाइट पता है, तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो सारे क्वेश्चंस अब हम इस चैप्टर में बस तीन ही कंसेप्ट हैं, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। हमने ये तीनों चीज़ें समझ ली हैं। अब हम इसमें एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। सबसे पहला एग्जांपल क्या बोलता है? सबसे पहले एग्जांपल बोलता है कि एक हमारे पास टावर है, ठीक है। ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है, जो कि हमने टावर को ए और बी बोल दिया। टावर क्या है? सीधा खड़ा है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे। इसमें क्या बोला कि टावर जो खड़ा है वहाँ से 15 मीटर दूरी पर एक पॉइंट है, ठीक है भाई, पॉइंट है, तो वो पॉइंट को हमने बोल दिया सी पॉइंट, ठीक है।
सी पॉइंट है विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इस फुट ऑफ द टावर से 15 मीटर अवे है, ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन एट द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। कोई इस सी पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर का वो 60 डिग्री है, तो हमें हाइट ऑफ टावर बतानी है, ठीक है भाई। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। सिंपल कैसे हो गया, इसमें हमें क्या दे रखा है, इसमें हमें एंगल दे रखा है, इसमें हमें बी सी दे रखा है, इसमें हमारे पास बी सी इज इक्वल्स टू 15 मीटर है, और हमें निकालना है ए बी हमें निकालना है, ए बी हमें निकालना है, और एंगल हमें दे रखा है। तो इस केस में क्या तुम्हें लगता है कि इसमें हम टेन थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हैं? टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या हो गया, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है, इज इक्वल्स टू टेन थीटा का टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू हो गया ए बी हमें निकालना है ए बी अपॉन 15, ठीक है। जब हमारे पास अब क्या है, टेन 60 की वैल्यू हमें पता है, टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो टेन 60 की वैल्यू क्या है हमारे पास, टेन 60 की वैल्यू है √3, तो √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन 15, तो ए बी हमारे पास क्या आ गया, ए बी इज इक्वल्स टू 15 √3 मीटर। तो इस टावर की हाइट हमारे पास है 15 √3 मीटर, ठीक है ना। कितना सवाल, कितना आसान सवाल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि एक इलेक्ट्रिशियन है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिशियन, उसको रिपेयर करना है इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन द पोल, पोल पे उसको इलेक्ट्रिक फॉल्ट रिपेयर करना है, और जो पोल की हाइट है वो दे रखी है 5 मीटर इसने, ठीक है। शी नीड्स टू रीच एट अ पॉइंट 13 मीटर बिलो, उसकी क्या है, पोल की जो हाइट है वो 5 मीटर है, जो इसकी हाइट है वो 5 मीटर है। अब इसको जो ए बी दे रखा है, ए बी क्या है 1.3 मीटर्स, इसने क्या बोल रहा है, इसको सिड्डी लगानी है 1.3 मीटर्स बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, ठीक है, और उसको यहाँ पर रिपेयर वर्क करना है, ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर, तो हमें इस लेंथ बतानी है, लेडर की लेंथ क्या होगी, ठीक है। दैट शी यूज्ड विच वैन द इंक्लाइड, मतलब हमें इसमें क्या है कि एक हमारे पास इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी टोटल हमारे पास जो हाइट दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है। इसने बोला कि इसको रिपेयर करने के लिए बी पॉइंट पे लेडर लगानी है, और जो बी पॉइंट है वो ऊपर से 1.3 मीटर नीचे है, ठीक है। हमें लेडर को लगाना है 60 डिग्री पे। तो इसमें हमारे पास हमें डी सी बताना है कि किस किस डिस्टेंस पे हमें लेडर को लगाना है और उसकी हाइट कितनी होगी लेडर की, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइट निकालते हैं। हाइट निकालने के लिए क्या है, हाइट निकालने के लिए हमें बी सी निकालना है, ठीक है। बी सी हमें निकालना है, बी सी क्या है, हाइपोटेनियस, ठीक है। बी सी हमें हमारा क्या होगा, तो इस केस में हाइपोटेनियस निकालने के लिए हम साइन का फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन हमें परपेंडिकुलर दे रखा है। अगर ये एक ट्राइंगल बनेगा बी सी डी, अगर एक ट्राइंगल बनेगा तो इसमें हमारे पास ये निकालना है, और हमें ये दे रखा है। तो ये किस केस में आता है, ये आता है हमारे पास, ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये हमारा हाइपोटेनियस, तो ये आता है साइन के फॉर्मूले में। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री लगा देते हैं। साइन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास बी डी, बी डी अपॉन बी सी। अब हमें बी सी निकालना है, तो बी सी ऊपर आ जाएगा, बी सी ऊपर आ गया, तो बी डी कितना है हमारे पास, बी डी कितना है टोटल 5, मतलब ए डी माइनस का ए बी, तो 5 माइनस का 1.3 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय साइन 60। साइन 60 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3, तो डिवाइडेड बाय √3 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, √3/2 होती है, सॉरी, तो साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है √3/2, तो √3 नीचे आ गया, 2 ऊपर आ गया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3.7 मल्टीप्लाइड बाय 2 और डिवाइड बाय √3 आएगा, और इसको सॉल्व करने पे हमारी जो वैल्यू आएगी वो 4.28 मीटर्स आएगी, ठीक है, अप्रॉक्स। तो जो हमारी जो सिड्डी की जो हाइट हो गई वो 4.28 मीटर हाइट हो गई, मतलब कि जो हमारे पास बी सी आ गया वो हमारे पास 4.28 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है डी सी, कि किस डिस्टेंस पे हम इसको लगाएंगे। तो लेंथ ऑफ डी सी निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास बी डी दे रखा है, जब हमें बी डी पता है और हमें डी सी निकालना है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं, कॉट का फॉर्मूला लगा सकते हैं या टेन का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इन दोनों का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ये मतलब ये बी डी भी है और हमारे पास सी डी हमें निकालना है। तो इसमें हम कॉट का जब हम फॉर्मूला लगाते हैं, मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है, नोट कर लो, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें इसमें क्या निकालना है,
इसके नीचे की डिस्टेंस निकालनी है। अब हमें DC निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें कॉट का फॉर्मूला लगा देंगे। कॉट इसमें दे रखा है, कॉट 60 क्या होता है हमारे पास, 1/√3 होता है, ठीक है। और कॉट 60 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 60 को हम लिख सकते हैं DC/BD लिख सकते हैं कॉट 60 को। अब हमारे क्या है, DC निकालना है और BD हमारे पास पहले से है, तो BD कितना है हमारे पास, BD है हमारे पास है इसमें 5 - 1.3, ठीक है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो DC हमारे पास कितना आ जाएगा, DC इज इक्वल्स टू 3.7 डिवाइडेड बाय √3 और ये आ जाएगी डिस्टेंस 2.14 मीटर। तो इसका मतलब क्या है कि इस लड़की को इस फॉल्ट को रेक्टिफाई करने के लिए जो इसकी लैडर है वो कितनी डिस्टेंस पे लगाएगी, वो 2.4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल, ठीक है, 2.4 मीटर पे लगाएगी। और जो इस लैडर की हाइट है वो 4.2 मीटर्स के अप्रोक्स है, ठीक है, 4.28 मीटर्स के अप्रोक्स है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक कोई बंदा खड़ा है, यहाँ पर बंदा खड़ा है एक कोई, ठीक है, एक खड़ा है, वो क्या है, एक 15 मीटर टॉल, इसमें क्या है, जो हमारा एक कोई ऑब्जर्वर है वो 1.5 मीटर लंबा है, 1.5 मीटर टॉल है। तो अब हम इसका नोमेनक्लेचर करते हैं कि एक हमारे पास बिल्डिंग है, चिमनी है, चिमनी क्या है, चिमनी से और जो इस लड़की की डिस्टेंस है वो हमारे पास है 28.5 मीटर, ठीक है। एक लड़की है वो चिमनी से 28.5 मीटर दूर खड़ी है और चिमनी के टॉप को देख रही है, मतलब कि ए पॉइंट को देख रही है। ए पॉइंट को देखने पर वो एंगल फॉर्म कर रही है 45 डिग्री, ठीक है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ चिमनी का है वो 45 डिग्री है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी, तो इस चिमनी की हाइट निकालनी है। अब हमें क्या दे रखा है, चिमनी की हाइट निकालने के लिए हमें क्या क्या दे रखा है, हमें तो ये एक बेस दे रखा है, बेस मतलब कि हमें D और E दे रखा है कि उसकी डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस है 28.5 मीटर्स, ठीक है। हमारे पास एंगल दे रखा है 45 डिग्री और हमें निकालना है ये पूरा AB निकालना है। AB कैसे निकालेंगे हम, AB इज इक्वल्स टू AB के लिए क्या है हमारे पास, AE प्लस का EB हमारे पास क्या है, EB को हम क्या लिख सकते हैं, EB को लिख सकते हैं हम DC, क्योंकि ये जितनी हाइट है उतनी ये हाइट है। तो AB हमारा हो गया DC और DC क्या है, लड़की की हाइट, लड़की की हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर। तो AB इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास AE प्लस 1.5 मीटर, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, AE निकालना है। AE को हम कैसे निकाल सकते हैं, हमारे पास AE को निकालना है। AE को निकालने के लिए हमें ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दे रखी है कि लड़की और टावर के बीच की कितनी डिस्टेंस है चिमनी की, और इनका एंगल दे रखा है। तो ये किस फॉर्मूले में आता है, ये हमारा आता है tan k में। tan k में क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 45 हम लिख देंगे, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। बेस हमें पता है कितना है 28.5 मीटर्स और परपेंडिकुलर हमें निकालना है। तो tan 45 डिग्री क्या होता है, 1 होता है हमारे पास। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 28.5 मीटर। तो अब हम AB निकालेंगे। AB निकालने के लिए क्या है, AB इज इक्वल्स टू AE प्लस 1.5 मीटर। तो AE क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, तो इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है 28.5 मीटर्स प्लस का 1.5 मीटर्स। जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 मीटर। तो चिमनी की हाइट जो आ गई हमारी वो आ गई 30 मीटर्स, ठीक है ना, कितना सिंपल। और यही एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके हम किसी की भी हाइट और डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, और कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक बिल्डिंग है, ठीक है, और एक बिल्डिंग से एक P पॉइंट है, ठीक है। उस P पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बिल्डिंग के टॉप पर है, वो हमारा है कितना है, कितना डिग्री है, 30 डिग्री है, ठीक है। और इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर्स, इस बिल्डिंग की हाइट कितनी है 10 मीटर। तो इसका जब 10 मीटर हाइट है और उसके एंगल देख रहा है 30 डिग्री, एक हमने फ्लैग टांग दिया एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाता है वो हो जाता है 45 डिग्री। एक हमने फ्लैग टांग दिया बिल्डिंग पे और उस फ्लैग के टॉप पॉइंट को देखने पे जो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कन्वर्ट हो जाता है 45 डिग्री हो जाता है। तो हमें इस केस में क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टफ एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट P, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें इस PA की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें इसकी फ्लैग की हाइट फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम PA की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, एक हमारे पास AB 10 मीटर दिया हुआ है और हमारे पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इस केस में हम क्या निकाल सकते हैं, इस केस में हम निकाल सकते हैं tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू, क्योंकि tan 30 डिग्री में क्या आ सकता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमारे पास कितना है AP,
ए पी हमारे पास ये है। तो परपेंडिकुलर हमें कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 10 मीटर्स, ठीक है 10 मीटर्स हमें दे रखा है ये। अब हमारे पास टेन 30 की वैल्यू क्या है, टेन 30 की वैल्यू है हमारे पास 1/√3, तो टेन 30 की हमने वैल्यू रखी 1/√3 इज इक्वल्स टू पी कितना है हमारे पास 10, नहीं सॉरी पी हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास 10 है, तो परपेंडिकुलर 10 हो गया, अपॉन हमें ए पी निकालना है। तो ए पी इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाइड बाय √3। तो हमारी डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग कितनी हो गई, कोई जो बंदा पी पॉइंट पर खड़ा है उसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, उसकी डिस्टेंस हो गई 10√3, ठीक है। अब उसके बाद हमें फ्लैग की हाइट निकालनी है। अब फ्लैग की हाइट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एंगल दे रखा है और ये हमें नीचे वाली डिस्टेंस पता है, तो इस केस में हम इस पूरी हाइट को निकाल सकते हैं, ठीक है निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, हम इसमें tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगा देंगे। tan 45 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे तो tan 45 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो हमारे पास ये पूरी हाइट आ जाएगी, बेस हमारे पास पहले से है। इस पूरी हाइट में से हमारी इस बिल्डिंग की 10 मीटर की हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास फ्लैग की हाइट आ जाएगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू ये पूरी हाइट कितनी है, डी ए हमारे पास पूरी हाइट है, डी ए अपॉन का ए पी, ठीक है। ए पी अभी हमने फाइंड किया कि 10√3 है, तो ए पी जब हमने फाइंड किया 10√3 है और हमें डी ए निकालना है और tan 45 डिग्री हमारे पास 1 होता है, तो इसको जब हम इक्वल्स टू में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डी ए हमारा कितना आ गया, डी ए इज इक्वल्स टू आ गया 10√3, डी ए हमारा आ गया 10√3। अब डी ए हमारा 10√3 आ गया और हमें डी बी निकालना है, मतलब फ्लैग की हाइट निकालनी है। तो डी बी कैसे निकाल सकते हैं, डी बी इज इक्वल्स टू डी ए माइनस बिल्डिंग की हाइट ए बी, और हमारे पास डी ए कितना है 10√3 है, 10√3 माइनस का 10, जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास इसको क्या है, इसको हम और एवेल्यूएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, √3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1.732 है। जब हमारी 1.732 है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो ए पी आएगा, जो हमारे पास ए पी आएगा वो आएगा 17.32, ठीक है। तो 10√3 की वैल्यू क्या आ गई, 17.32 आ गई। अब इस 17.32 में से 10 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास डी बी कितना आ जाएगा, हमारे पास डी बी आ जाएगा, मैं ज़रा रब करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास डी बी कितना आ जाएगा, हमारे पास डी बी आ जाएगा 7.32। तो इस फ्लैग की जो हाइट कितनी हो गई है, फ्लैग की हाइट हो गई 7.32। यही हमें निकालना था, हमें क्या निकालना था कि हमारे फ्लैग की हाइट कितनी है, तो फ्लैग की हाइट हो गई हमारी 7.32 और डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड बिल्डिंग हमारी कितनी आ गई, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट एंड बिल्डिंग आ गई 17.32 मीटर्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5। इस एग्जाम्पल में क्या बोलता है, इस एग्जाम्पल में बोलता है कि द शेडो ऑफ द टावर स्टैंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द ग्राउंड इज 40 मीटर लॉन्ग, ठीक है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 देन व्हेन इट 60 फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें ये बोल रहा है कि हमारे पास एक ए बी टावर है, ठीक है, एक ए बी टावर है। अब मान लो ए बी टावर है, यहाँ पर सन है इस डायरेक्शन, जैसे ये ए बी टावर है, ए और बी टावर है, अब यहाँ पर सन है, सन जब है तो यहाँ से इसकी शेडो बनेगी, इस टावर की शेडो बनेगी। अब जैसे जैसे सन आगे पीछे मूव करेगा तो ये शेडो भी आगे पीछे मूव करेगी, ठीक है, शेडो भी अलग अलग एंगल पे मूव करेगी। तो इसमें यही बोल रहा है, इसी को हमें समझना है। इसमें क्या बोल रहा है कि इसने क्या बोला है कि जो शेडो ऑफ टावर है ग्राउंड लेवल पे वो 40 मीटर लंबी, मतलब क्या बोल रहा है कि जब हमारा सन है, सन का इसकी शेडो बन रही है, तो शेडो जब हमारी 60 डिग्री एंगल होता है, 60 डिग्री से जब 30 डिग्री एंगल कन्वर्ट होता है तो इसकी शेडो है वो 40 मीटर लंबी फॉर्म होती है। समझ में आया ये, या एक बार और बताता हूँ। हमें क्या दे रखा है, एक टावर है और सन से टावर, सन ऐसे मूव कर रहा है, तो सन जब मूव करेगा तो इसकी इसकी जो क्या कहते हैं शेडो है वो भी मूव करेगी। अब शेडो जब मूव करेगी तो इसने क्या बोला, स्टार्टिंग में जो शेडो थी वो 60 डिग्री का एंगल बना रही थी, ठीक है, 60 डिग्री का एंगल बना रही। जब सन मूव किया, सन मूव करने के बाद शेडो ने बनाया 30 डिग्री का एंगल, तो 30 डिग्री यहाँ तो आएगा नहीं, ये आएगा आगे की तरफ। इससे जब आगे की तरफ आएगा, ये 30 डिग्री इसने एंगल बनाया, तो जो शेडो बनी, वो शेडो जो बनी है वो 40 मीटर ज़्यादा बन गई। मतलब जो शेडो मान के चलो यहाँ पर x सेंटीमीटर बनी थी, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम पे जब सन हमारा मूव किया तो जो नेक्स्ट शेडो बनी वो हमारा एंगल बनाया 30 डिग्री का और वो 40 मीटर एक्स्ट्रा शेडो बनी है, ठीक है।
तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। अब इसके बेसिस पे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसमें क्या मांगी है, हाइट ऑफ द टावर, टावर की इसने हाइट मांगी है। तो टावर की हाइट निकालने के लिए हम देखते हैं क्या है हमारे पास। तीन चीज़ें दे रखी हैं। तीन चीज़ें क्या दे रखी हैं, कि 30 डिग्री एंगल दे रखा है, एक 60 डिग्री एंगल दे रखा है, और ये हमारे पास CD दे रखी है। ठीक है, CD के लिए अब हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। AB निकालने के लिए हम सपोज मानो कि हम BC को x मान सकते हैं। x मान लिया हमने BC को। BC को जब हमने x माना तो हमारे पास दो फॉर्मूले लगाएंगे। हमें AB निकालना है। ठीक है, AB हमें निकालना है। तो AB निकालने के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या है, परपेंडिकुलर। ये AB निकालने के लिए परपेंडिकुलर और हमें बेस गिवन है। तो हम सबसे पहले ये ABC ट्रायंगल देखते हैं। ABC ट्रायंगल में क्या लगाते हैं, ABC ट्रायंगल में हमने लगाया tan 60 डिग्री। जब हम tan 60 डिग्री लगाएंगे तो tan 60 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, AB अपॉन BC। BC हमारे पास कितना है, हमारे इसमें हमने लेट किया है BC हमारे पास x है, हमें पता नहीं है। ठीक है, तो AB कितना हो गया, AB हमें निकालना है AB अपॉन x। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। tan 60 की वैल्यू क्या होती है, tan 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, हमने क्या निकाल दिया, AB इज इक्वल्स टू x √3, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, tan 60 इज इक्वल्स टू √3। ठीक है, जब हम इस x को tan 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास AB कितना आ जाएगा, x √3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, A B और D। इस बड़े वाले ट्रायंगल में हम tan 30 डिग्री लगाएंगे। तो tan 30 डिग्री में क्या है, ये परपेंडिकुलर अपॉन का ये बेस। तो इसमें क्या है, इसमें tan 30 डिग्री लगाते हैं। तो tan 30 डिग्री लगाने पे परपेंडिकुलर कितना आ गया, AB अपॉन में बेस कितना है हमारे पास, बेस है हमारे पास DB। DB को हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी DB को हम क्या लिख सकते हैं, DB को लिख सकते हैं DC प्लस CA। और DC हमारे पास कितना है 40, और CA को हमने क्या मान लिया, x मान लिया। तो हम इस पूरे को लिख सकते हैं यहाँ पर 40 प्लस x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब हमारे पास tan 30 की वैल्यू क्या है, tan 30 की वैल्यू है 1/√3। तो 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 40 प्लस x। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जब हमारे पास ये आ गया तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस वाली वैल्यू को AB इज इक्वल्स टू x √3 ना लिख के हम इसको लिख सकते हैं, इस वाली वैल्यू को मैं आगे समझाता हूँ तुम्हें। हमारे पास क्या है, AB x √3 है। तो इस वैल्यू को हम AB x √3, AB इज इक्वल्स टू x √3 था हमारे पास। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू AB अपॉन √3 लिख सकते हैं। ठीक है, जब हमने x इज इक्वल्स टू AB अपॉन √3 लिखा, और इसको हम पिछली वाली इक्वेशन में पुट करते हैं। पिछली वाली कौन सी इक्वेशन में पुट करते हैं, x की जगह पे। x हमारा क्या आ गया था, x को हमने निकाल दिया AB अपॉन √3। अभी हमने पीछे देखा, जब हमने x को AB अपॉन √3 निकाल दिया, और हम इस वाली इक्वेशन में x को पुट करेंगे, हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूँ। इक्वेशन है 1/√3 इज इक्वल्स टू AB और 40 प्लस x। तो इसमें क्या है, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 40 प्लस x, और हमारे पास x क्या था, x इज इक्वल्स टू AB अपॉन √3 था। ठीक है, जब हम इसको x की वैल्यू को पुट करेंगे तो 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन 40 प्लस AB अपॉन √3। जब हम √3 करेंगे तो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और √3 ऊपर पहुँच जाएगा। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया √3 AB अपॉन का 40 √3 प्लस AB। ठीक है, और इज इक्वल्स टू 1/√3 है। जब हम इस √3 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 3AB। तो 3AB इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ गया, 40 √3 प्लस B आ गया। ठीक है, AB आ गया। अब AB को इधर लेके माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, AB को प्लस से इधर माइनस में ले गए तो ये हमारे पास आ गया 2AB इज इक्वल्स टू 40 √3। तो AB हमारे पास कितना आ गया, AB इज इक्वल्स टू 20 √3। और हमें यही पूछा था, हमने क्वेश्चन में क्या पूछा था, AB क्या है, AB हमारा 20 √3 आ गया। क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि हमारे पास हाइट ऑफ द टावर पूछी थी कि टावर की हाइट क्या होगी। तो AB हमारा क्या आ गया, 20 √3। तो हाइट ऑफ द टावर कितनी हो गई, 20 √3। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कितना आसान था। मतलब सारे क्वेश्चंस बहुत आसान है, बस हमें ये देखना है
कि हमें कौन सा एंगल दिया गया है और हमसे पूछा गया है और हमें गिवन क्या है, उसी के बेसिस पे हम साइन लगाएं, टेन लगाएं, कॉट लगाएं, कोसेक लगाएं, उसी के बेसिस पे हमें सारी वैल्यूज़ लगानी है। ठीक है, अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा और फिर ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। इसमें क्या दे रखा है, इसमें क्या दे रखा है, एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ अ टॉल बिल्डिंग फ्रॉम अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। देखो एक हमारे पास एक क्या है, एक बिल्डिंग है छोटी सी और एक है बहुत मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है। ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से इस बिल्डिंग के टॉप पर और बॉटम पर दोनों पॉइंट्स पर हम एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रहा है हमारा, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये हमारा 45 डिग्री और ये हमारा 30 डिग्री, तो दो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहे हैं। ठीक है, तो इस बेसिस पे हमें बताना है द फाइंड ऑफ द हाइट ऑफ द मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि हमारी इसकी हाइट क्या है, ये हमारी क्या है, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है। ठीक है, हमें ये निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हमारी ये जो लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन के पैरेलल में ये वाली लाइन है, ग्राउंड को हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। तो हमने क्लास 9th में ये पढ़ा था, मतलब पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि अगर दो पैरेलल लाइन हैं हमारे पास और दो पैरेलल लाइन से अगर एक लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो उन दोनों के एंगल्स जो होते हैं वो अपोजिट होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल हो गया। तो ये एंगल कितना दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल जब 45 डिग्री दे रखा है, अब क्या करते हैं, इस पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इसके पैरेलल लाइन होगी। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये जो लाइन अब हमारी जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा इक्वल होगा। तो ये एंगल कितना दे रखा है, ये 30 दे रखा है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास दो एंगल आ चुके हैं और हमें दो चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, एक हमें ये फाइंड करना है और एक हमें ये फाइंड करना है। तो इन दोनों फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो कि ये जो बेस है, अगर मैं ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेता हूँ तो बड़े वाले ट्राइंगल में हमें ये और ये फाइंड करना है। ये दोनों किस में आते हैं, ये टेन में आते हैं। टेन में क्या आता है, टेन में परपेंडिकुलर अपॉन बेस आता है। टेन इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है और बेस हमारे पास ये है। ठीक है भाई, अब हमारे पास दूसरा ट्राइंगल क्या है, दूसरा ट्राइंगल आ गया हमारे पास ये। ठीक है, ये दूसरा ट्राइंगल आया, इसमें हमारे पास क्या है, इसमें ये जो बेस है, क्या वो यही बेस नहीं है, दोनों बेस सेम नहीं है, और हमें इसका एंगल दे रखा है 30 डिग्री। तो हम क्या इससे हम ये वाली लाइन नहीं निकाल सकते, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको रब कर देता हूं मैं थोड़ा, मैं इसको रब कर रहा हूं। ठीक है, अब क्या है, अब हमारे पास मैंने तुम्हें बता दिया था सॉल्व करके कि ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास 45 डिग्री आ जाएगा और ये वाला एंगल हमारे पास 30 डिग्री आ जाएगा। ये मैंने सॉल्व करके बता दिया अभी। तो हम एंगल बड़े वाले ट्राइंगल में ए सी पी वाले ट्राइंगल में टेन का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि ए सी और ये जो हमारी पूरी हाइट है ये, इसका क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस में टेन का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, टेन का फॉर्मूला लगता है, टेन का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, तो टेन का जब हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या है, टेन 45 डिग्री है। ये क्या है, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री, टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1। तो इस केस में क्या हो गया, जो हमारे पास परपेंडिकुलर है इज इक्वल टू बेस हो गया। इस वाली इक्वेशन से परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। तो मतलब जो हमारा ए सी है वो हमारे इस पूरे के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास पहली इक्वेशन ये आ गई। तो कहने का मतलब ये है, जो बिल्डिंग की हाइट है और जो डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग है वो दोनों बराबर हो गई। ठीक है, अब हम छोटे वाले ट्राइंगल में लेते हैं पी बी डी में, पी बी डी में हम लेते हैं, इसमें हमारे पास एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। और हमें क्या है कि अब हमें क्या करना है, जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू बी डी होगी, बिल्कुल होगी। जब बिल्कुल होगी तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हमारे पास पी डी पी डी है, पी डी एक लाइन है ये वाली और ये वाली, इन दोनों का जो रिलेशन बनेगा वो टेन का ही बनेगा वापस से। तो टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू पी डी अपॉन, अपॉन में क्या आ गया, बी डी। ठीक है, बी डी आ गया। तो अब देखना दोस्तों कि टेन 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, टेन 30 डिग्री होता है हमारे पास 1/√3, ये 1/√3 होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारे पास बी डी है, क्या बी डी को हम ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, दोनों सेम है। तो बी डी को हमने क्या लिख दिया, ए सी। और हमने क्या अभी देखा था कि जो ए सी है, मतलब जो ए सी है वो हमारे पी सी के इक्वल है,
बिल्कुल इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ मैं, फिर वहाँ समझाता हूँ, फिर वापस यहाँ आता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, जो हमारा बी डी है, जो हमारा ये बी डी था, ये बी डी था, ये बी डी और ये ए सी, क्या ये दोनों इक्वल होंगे, ये बिल्डिंग थी ऐसे करके, तो क्या ये इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे। और ये हमारा पी पॉइंट था, पी सी। ठीक है, हमने क्या देखा कि बी सी इज इक्वल्स टू हो गया हमारा ए सी, बिल्कुल सही बात है। अभी हमने देखा था 1045 डिग्री हमने लगा के देखा था, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी। और उसके बाद हमने क्या देखा था, ये सॉरी, जो बी सी है वो नॉर्मली ए सी के क्यों इक्वल है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन्स हैं, दोनों पैरेलल लाइन्स के ये दोनों इक्वल होंगे। अब उसके बाद जो हमने दूसरा भी फर्स्ट फॉर्मूला लगाया था 1045 डिग्री, उसमें हमने क्या देखा था कि जो पी सी इक्वल्स टू है हमारे, वो ए सी के इक्वल है। तो कहने का मतलब बी सी हमारा क्या हो गया, बी सी इज इक्वल्स टू ए सी हो गया। ठीक है, बी सी हमारा पीसी के इक्वल हो गया, पीसी, क्योंकि एसी तो पहले से है ही है ना, एसी पहले से है, इस एसी को इस एसी के बराबर है, तो बीसी इज इक्वल टू हमारा पीसी हो गया। ठीक है, तो बीसी इज इक्वल टू हमारा पीसी हो गया। पिछली स्लाइड में चलते हैं, पिछली स्लाइड में क्या था, पिछली हमारा क्या था, बीडी को हम क्या लिख सकते हैं, बीडी को हम लिख सकते हैं पीसी। ठीक है, तो टेन 30 डिग्री क्या है, 1/√3 इज इक्वल्स टू, बीडी को हमने क्या लिखा, बीडी को हमने लिख दिया पीसी लिख दिया। ठीक है, पीसी लिख दिया। अब हम पीडी है हमारे पास, ये पीडी है, पीडी को हम क्या लिख सकते हैं, जो ये हमारा पीडी है, पीडी को हम क्या लिख सकते हैं, पीडी और डीसी और पीसी, हमारे पास तीन है। ठीक है, पीडीसी हमारे पास ये तीन है, ये हमारे पास क्या था, पी और यहाँ पर था डी और यहाँ पर था सी। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा पी डी है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि जो हमारी पूरी लाइन है पी सी हमारी पूरी लाइन है, पी सी को हम कैसे लिख सकते हैं, पी सी को लिख सकते हैं डी सी प्लस का पी डी सी प्लस का पी डी, ये लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, जो हमारा पी डी आ गया हमारे पास, तो पी डी इज इक्वल्स टू, ये वाला जो पी डी है ये इधर ले आए और इस वाले सी डी को माइनस कर दिया, तो पी सी माइनस का सी डी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। ठीक है, बिल्कुल हो गया हमारे पास। अब हम चलते हैं वापस पिछली वाली स्लाइड में, तो हम पी डी को पी सी माइनस सी डी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं पी सी माइनस का पी डी लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास बी ए क्या दे रखा है, बी ए हमारा क्वेश्चन में दे रखा है, बी ए दे रखा है हमारे पास 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर दे रखा है, तो बी ए हमारे पास कितना हो गया, 8 मीटर हो गया। तो अब हमने क्या निकाला था, पी सी इज इक्वल्स टू पी डी निकाला था। तो पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, हमने जो आगे देखा था, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ये इससे बन जाएगी हमारी पी सी इज इक्वल्स टू √3 पी सी माइनस का पी डी। ठीक है, अब हम इसको इधर ले जाएंगे, तो ये बन जाएगी हमारे पास √3 पी सी माइनस पी सी इज इक्वल्स टू पी डी हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। इसके बाद हम क्या चलते हैं आगे, हमारे पास हमने ये निकाला था, हमारे पास ए बी क्या है, ए बी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, ए बी हमारे पास क्या है, 8 सेंटीमीटर है। इसके आगे वाली इक्वेशन में चलते हैं, इसके आगे वाली इक्वेशन में हमने क्या निकाला था, इसमें हमने निकाला था जो हमारे पास डी सी है, डी सी फिर हमारा जो डी सी होगा हमारे पास वो 8 हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी बिल्डिंग थी, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, उसके उसमें हमारी ये भी डी सी भी हमारे पास 8 हो जाएगा। तो डी सी हमारे पास 8 हो जाएगा, तो पी डी इज इक्वल्स टू पी सी माइनस का 8 हो जाएगा। ठीक है, पी सी माइनस का 8 हो जाएगा। अब हमारे पास पी डी क्या है, पी डी जो था हमारे पास, ये फुल पी डी था, वो इज इक्वल्स टू था, पीछे वाली स्लाइड में देखते हैं पी डी क्या था हमारे पास, पी डी हमारे पास ये वाला, ये जो पी डी था, पी सी था हमारे पास, पी सी इज इक्वल्स टू ए सी था, क्योंकि 1045 डिग्री का फॉर्मूला लगाया था हमने, 1045 डिग्री इक्वल्स टू 1 और पी बराबर बी आ गया था हमारे पास, तो पी सी बराबर ए सी आ गया था। जब ये हमारे पास आ गया था, पी सी बराबर ए सी आ गया था, तो पी सी इसमें क्या हो जाएगा, पी डी इज इक्वल्स टू ए सी माइनस का 8। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को उसमें पुट करेंगे, तो हमारे पास जो इसकी पी डी की वैल्यू निकल के आएगी, तो अभी हमने क्या निकाला है, अभी हमने निकाला, ये इक्वेशन निकाली थी हमने √3 पी सी माइनस पी सी इज इक्वल्स टू पी डी। और आगे हम क्या निकाल चुके हैं, आगे हम निकाल चुके हैं ये वाली इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इसमें ए सी को हम पुट कर देंगे, पी डी की जगह पर ए सी को पुट कर देंगे। ठीक है, तो जब हम ए सी को पुट करेंगे, पी डी को पुट करेंगे, तो पी डी क्या है, पी डी हो गया हमारा, पी डी
इज इक्वल्स टू ए सी माइनस का 8 आ गया, जो कि हमने ये वाली स्लाइड में देखा था, ये वाली स्लाइड में देखा है। इस वाली स्लाइड में क्या देखा है, पी डी इक्वल्स टू ए सी माइनस 8, ए सी माइनस 8 देखा है। इससे पिछली वाली स्लाइड में क्या था, पी डी इक्वल्स टू ए सी माइनस 8, और अभी हमने यहाँ पर क्या निकाला है, यहाँ पर निकाला है √3 पी सी माइनस पी सी इज इक्वल्स टू पी डी। तो इससे क्या निकालेंगे, √3 पी सी माइनस पी सी इज इक्वल्स टू हमारा क्या है, पी डी, और पी डी हम क्या निकाल चुके हैं, पी डी हम निकाल चुके हैं ये, तो हम इसकी जगह ये पुट कर देंगे ए सी माइनस 8। ठीक है, अब हमारा ए सी क्या है, ए सी और पी सी दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, क्योंकि अभी हमने देखा है ए सी और पी सी, ए सी और पी सी हमारा क्या है, दोनों इक्वल है। तो जब ये दोनों हमारा इक्वल है तो इस केस में क्या है, पी सी और ए सी हमारा इक्वल है, तो पी सी को इधर ले आएंगे तो ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी लिख सकते हैं। तो इसको वापस माइनस में ले आए तो √3 पी सी माइनस का पी सी माइनस का पी सी इज इक्वल टू 8 हो गया। अब इसको माइनस करेंगे पूरे को, तो माइनस माइनस 2 पी सी और माइनस का ये, तो फ्रेंड्स उसमें ना थोड़ा सा एरर हो गया। अब हम इसको वापस से एक बार दोबारा देखते हैं, वापस से देखते हैं। तो इसमें क्या है, ए बी हमारा 8 दे रखा है, ठीक है, ए बी हमारा 8 हो गया। जब हमारा ए बी 8 दे रखा है तो हमारा डी सी भी 8 हो जाएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे, हमने इतना तो देख ही लिया था कि ये 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, तो tan 45 डिग्री लगाएंगे। tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू पी सी अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन ए सी, ठीक है। और tan 45 डिग्री क्या है, हमारे पास 1 हो जाएगा, तो पी सी इज इक्वल्स टू ए सी हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। जब हमारा पी सी इज इक्वल्स टू ए सी आ गया, सेकंड हम फॉर्मूला लगाते हैं। सेकंड हम ये हमारे पास ये 30 डिग्री दे रखा है, तो जब हम ये 30 डिग्री दे रखा है तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो गया, पी डी, पी डी, पी डी अपॉन का बी डी, ठीक है। ये जब हमारे पास है तो बी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी को हम लिख सकते हैं, जो हमारा बी डी है, बी डी को हम ए सी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो पी डी अपॉन का ए सी, और अभी हमने देखा तो ए सी किसके इक्वल है, ए सी है पी सी के इक्वल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी डी अपॉन का पी सी लिख सकते हैं। और पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी क्या है हमारे पास, ये पूरा पी डी है, ये हमारे पास पी डी, हमें पी डी को क्या लिखेंगे, ये हमारे पास पी डी है, तो इस पी सी में से हम डी सी को माइनस कर देंगे, और डी सी हमारे पास कितना है, 8, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं, पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, पी डी को हम लिख सकते हैं, पी डी इज इक्वल टू टोटल पी सी में से 8 को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पी डी। तो हम इसको पुट करते हैं tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री हमारे पास 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू पी डी को क्या लिख सकते हैं हम, पी डी इज इक्वल्स टू, पी डी को हम क्या लिख सकते हैं, पी सी माइनस 8, पी सी माइनस 8, ठीक है, अपॉन में पी सी, ठीक है। पी सी इधर गया, पी सी इधर गया, तो पी सी इज इक्वल्स टू √3 पी सी माइनस 8√3, ठीक है। अब हम इस पी सी को इधर माइनस में लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, पी सी माइनस √3 पी सी माइनस का 8√3 आ गया हमारे पास। जब हम इन माइनस को कॉमन ले लेंगे पूरे को, और माइनस से इज इक्वल्स टू इस पूरे में से माइनस को कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो माइनस माइनस कॉमन लेके हमारे पास क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आएगा पी सी कॉमन लिया और माइनस कॉमन लिया, तो ये आएगा हमारे पास √3 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 8√3, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आया। तो पी सी को हम क्या लिख सकते हैं, 8√3 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। दोस्तों कितना सिंपल था वो, मैं उसमें थोड़ा पिछला वाला जो मैं सॉल्व कर रहा था उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या आ गया, हमारे पास पी सी आ गया। पी सी हमारे पास कितना है, पी सी हमारे पास 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। तो पी सी की वैल्यू क्या आ गई, जो पिछला वाला सॉल्व किया था दोस्तों उसके लिए थोड़ा सा करेक्शन कर लेना प्लीज़, मैं उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था। तो हमारा पी सी क्या आ गया, पी सी सिंपली आ गया 8√3 अपॉन √3 माइनस 1। तो हमारे पास हाइट ऑफ बिल्डिंग कितनी आ गई, 8√3 अपॉन √3 माइनस 1, और डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग्स कितनी आ गई, 8√3 अपॉन में √3 माइनस 1। प्लीज़ मैनेज कर लेना दोस्तों, पिछले वाले को बोल के इस वाले सॉल्यूशन को मेमोराइज करना। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक ब्रिज है, ब्रिज बना हुआ है एक रिवर के ऊपर, ठीक है। तो एक पॉइंट पी से दोनों बैंकों पर, ब्रिज के ऊपर एक पॉइंट पी है, उन दोनों
मतलब उस पॉइंट से हम दोनों बैंक की तरफ देखते हैं, दोनों बैंक की तरफ देखते हैं। जब हम दोनों बैंक की तरफ देखते हैं तो एक जो बी पॉइंट बनता है हमारा, उससे कितना एंगल है, 45 डिग्री एंगल है। और जो हमारा एक तरफ देखते हैं, एक ही तरफ, तो हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है, 30 डिग्री बनता है। ठीक है, तो अब हमें क्या बताना है, इफ़ द ब्रिज इज़ एट 3 मीटर्स फ्रॉम द बैंक्स, जो इसकी हाइट दे रखी है वो 3 मीटर दे रखी है। तो अब हमें ये बताना है कि रिवर की विड्थ कितनी होगी। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमारे पास एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है दोनों बैंक का, कि हम एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब किस तरह से देख रहे हैं एक पॉइंट से, एक दोनों साइड्स को हमारे पास हाइट दे रखी है और एंगल्स दे रखे हैं। ठीक है, अब हमें पता है किसी पैरेलल लाइन में, ये पैरेलल लाइन हो गई दोनों आपस में, इन दोनों से कोई एक लाइन को हम वो करें तो इनके जो ये एंगल होते हैं, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, सेम इसी तरह से ये वाली लाइन पैरेलल टू ये वाली लाइन है और ये एक लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल 45 डिग्री बन रहा है, तो ये भी हमारे पास 45 डिग्री बन गया। ठीक है, तो अब हम ये कह सकते हैं अब हम क्या कह सकते हैं, अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा एंगल ये वाला है, ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 30 डिग्री, और ये एंगल हमारे पास कितना आ गया, 45 डिग्री। तो एंगल बी हमारे पास 45 डिग्री आ गया और एंगल ए कितना आ गया, हमारे पास 30 डिग्री आ गया। ठीक है, ये दो एंगल आ गए हमारे पास। इन दो एंगल से हम क्या निकाल सकते हैं, अब सपोज मानो हमें क्या निकालनी है, ए बी निकालनी है, ए बी निकालनी है और हमें गिवन है हाइट। तो एक तरह से ये छोटे वाले ट्राइंगल में ए डी और पी डी का रिलेशन है, और इसी सेम वे में इसमें पी डी अपॉन बी डी का रिलेशन है। ठीक है, तो अब हम जब हमारे पास ए डी प्लस डी बी कर देंगे तो हमारे पास पूरा ए बी आ जाएगा और हमें यही निकालना है। तो हम निकाल सकते हैं, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में डी पी बी, इस वाले ट्राइंगल में क्या करेंगे, टेन 45 डिग्री का फॉर्मूला लगा देंगे। टेन 45 डिग्री इज इक्वल्स टू, 45 डिग्री का हमने फॉर्मूला लगाया तो हमारे पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का हमारे पास क्या है, पी डी अपॉन में डी बी, और पी डी हमारे पास क्या है, 3। ठीक है, और 45 डिग्री कितना हो गया, 1 हो गया हमारे पास। तो 3 अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू 1। तो डी बी हमारे पास कितना आ गया, 1। डी बी हमारे पास कितना आ गया, 3। ठीक है, ये हमारे पास 3 आ गया। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, बड़े वाले ट्राइंगल में लगाते हैं पी डी ए में, पी डी ए में हम निकालते हैं टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर पी डी अपॉन में ए डी। ठीक है, ये जब हम निकालेंगे तो टेन 30 डिग्री कितना होगा हमारे पास, 1/√3, 1/√3 इज इक्वल्स टू पी डी हमारे पास क्या है, 3 मीटर्स अपॉन का ए डी। तो ए डी हमारा क्या आ गया, ए डी हमारे पास क्या आ गया, ए डी इज इक्वल्स टू 3√3। ठीक है, ये हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई, हमारे पास ए डी की वैल्यू आ गई, हमारे पास डी बी की वैल्यू आ गई। तो हम ए बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, ए डी की वैल्यू और डी बी की वैल्यू, इससे हमारी क्या निकल जाएगी, ए बी की वैल्यू निकल जाएगी। तो ए डी का वैल्यू क्या आ गई, 3√3 प्लस का 3 इज इक्वल्स टू ए बी। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू आ गई, ए बी आ गया हमारे पास, इसमें से 3 कॉमन ले लिया तो √3 + 1 इज इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ, एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसी सेम वे में हम डे टू डे लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं कि हमें कोई एंगल्स दे रखा है कि हम किसी भी बिल्डिंग को या ऑब्जेक्ट को किस एंगल से देख रहे हैं, तो उसके बाद उसकी डिस्टेंस क्या होगी, हाइट क्या होगी। तो ये हमारा डे टू डे लाइफ में यूसेज है ट्रिग्नोमेट्री का। क्वेश्चन नंबर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 था ना, उसके लिए प्लीज़ जो आगे वाला पार्ट है उसको स्किप करके जो उसका नेक्स्ट वाला पार्ट है उसको देख लेना। जो पिछला वाला पार्ट था उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, थोड़ा जो उसका वैल्यूज़ थी उसके, इसमें एक तो पेज भी छोटा है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इस वजह से थोड़ा मतलब लिखने में, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा वो हो जाता है। तो उसको स्किप करके नेक्स्ट वाले पार्ट को देख लेना। थैंक यू।